लेकिन व्हाइट फ्लाई नेचुरल सिलेक्शन में आ गई। तो पहले किसानों ने बीटी कॉटन को बोया, बॉलवर्म से बच गए, पर नेचुरल सिलेक्शन में व्हाइट फ्लाई ने बीटी कॉटन को नुकसान पहुंचाया। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूपीएससी कंपास के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि लगातार हम टॉपिक्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, और आज जो टॉपिक हमने लिया है वो यूपीएससी में सारे एस्पिरेंट्स के लिए ज्वलंत मुद्दा बना हुआ, खास तौर पर हिंदी माध्यम के अपने बेल्ट के लिए, बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। इससे प्रश्न बहुत आते हैं, वैक्सीन हो, हेल्थ केयर हो, जेनेटिक डेटा पे बात हो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो। आपको पता है बायोटेक्नोलॉजी इज मेजर कंसर्न इन यूपीएससी फ्रॉम प्रीवियस पास्ट सम ईयर्स। तो यहां पर अगर समझ पाओ कि बायोटेक्नोलॉजी के की कॉन्सेप्ट्स को अगर समझ लिया तो बड़ा आसान हो जाता है बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि बेसिकली अगर चीजों को समझना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया है कि साइंस के बेसिक स्ट्रक्चर को आप समझें इस परीक्षा के लिए, कि बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले पढ़ने होते हैं, फिर हम एप्लीकेशन की बात करेंगे। एप्लीकेशन के बाद बेटा हम इशू एंड कंसर्न की बात करेंगे, और इशू एंड कंसर्न के बाद हम इंडिया या वर्ल्ड में उस एक टेक्नोलॉजी का क्या अपना सिग्निफिकेंस है उसकी बात करते हैं। अब यहां से अगर समझ पाए तो बेसिक कॉन्सेप्ट प्रीलिम्स में ज्यादा, मेंस में कम। एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, हमेशा के लिए हो जाएगा। प्रीलिम्स में इक्विवेलेंट रहते हैं एप्लीकेशन, इशू और कंसर्न प्रीलिम्स में कम, मेंस में ज्यादा, और इंडिया वर्ल्ड प्रीलिम्स में कम, मेंस में ज्यादा। ये एक टैक्टिक्स स्ट्रेटेजी। अब फॉलो कैसे करनी है? हम बायोटेक्नोलॉजी की बात आज कर रहे हैं, तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट की बात है तो हमें ये पता है ये लेक्चर अगर बेसिक कॉन्सेप्ट का है तो प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए लेस इंपॉर्टेंट है। जब भी इस वीडियो को देखें तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट का है तो प्रीलिम्स के टाइम देखें, अगर एप्लीकेशन मैंने डिस्कस किया है तो इक्वली वेटेज रखेगा। इशू एंड कंसर्न की बात है तो प्रीलिम्स के लिए कम और मेंस के लिए ज्यादा, और इंडिया और वर्ल्ड की बात है तो भी प्रीलिम्स के लिए कम, मेंस के लिए ज्यादा। अब हम जरा बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि किस प्रकार से बेनिफिशियल है या नहीं, यानी बून है या कर्स है, वरदान है, अभिशाप है, क्या है बायोटेक्नोलॉजी, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सिंपल सा आप समझ पाए कि सबसे पहले हम इसके लाभ के बारे में बात करते हैं। ये कोर टॉपिक यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी, ठीक, और खास तौर पर जो हमारा हिंदी मीडियम का, हिंदी माध्यम का बेल्ट है उसके लिए भी जरूरी, ठीक। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम के लिए जरूरी नहीं है, पर खास तौर पर ये जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम के छात्रों को पिछले कुछ विगत वर्षों में परेशान करते आए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रश्न आसान भाषा में समझने का करते हैं कि क्या लाभ है जैव प्रौद्योगिकी से, जैव प्रौद्योगिकी क्यों एक वरदान है। तो वरदान क्यों है कि भैया पौधों के पैदावार में वृद्धि करती है, इसलिए यह वरदान है। करेगी क्या? फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, फसलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, नैनो फार्मिंग की मदद से कम एरिया में ज्यादा फसलें उगा सकते हैं। फायदा क्या होगा? आपको पता है रिसोर्सेज कम होंगे, जमीन धीरे धीरे कम होगी, पॉपुलेशन ग्रोइंग है, ऐसे में बायोटेक्नोलॉजी एक बून बनेगा, वरदान बनेगा। कम जमीन पर ज्यादा फसल उगाएं, आनुवांशिक रूपांतर के माध्यम से, इसको कहते हैं जेनेटिक मैनिपुलेशन, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जीएमओ, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीन रूपांतरित फसलें, ठीक, उसके माध्यम से रोग की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, ठीक। जैसे इसका एग्जांपल आप ले, ये हर्बिसाइड फसल दारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 जीएसी द्वारा मान्यता प्राप्त, अब इसको कल्टीवेट भी करा सकते हैं कॉमर्शियली, ठीक। यह कृषि उत्पादन को बढ़ाएगा, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी शब्द आया बेटा इसमें। अब देखो कैसे वरदान है। अगर हम बात करें, ठीक, कि गोल्डन राइस, तो गोल्डन राइस में
विटामिन ए रिच कंटेंट होता है। डैफोडिल के फ्लावर से जीन आइसोलेट करते हैं और इस राइस में कार्बोहाइड्रेट के साथ विटामिन ए की मात्रा बढ़ाते हैं। तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी तो ये प्रोवाइड करेगा। भविष्य में हमारा प्लान है बेटा कि हम इसकी मदद से सुपर राइस बनाएंगे जिसमें आयरन भी होगा, जिंक भी होगा, ठीक, सारे माइक्रो एलिमेंट्स होंगे। तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए बून है, पौधों की पैदावार में वृद्धि के लिए बून है। ये चलते हैं भाई। रोगों का नियंत्रण, वहां भी ये वरदान की तरह काम कर रही है कि रोगों के नियंत्रण में जैसे कि प्लांट बैक्टीरिया और वायरस को नियंत्रित करने के लिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड फसलों का उपयोग किया जा रहा है। ठीक, बीटी कॉटन का आपने नाम सुना हो। अब बीटी कॉटन में आपको पता है बॉलवर्म, ठीक, फसल को खराब कर देता था। तो इस बॉलवर्म से बचने के लिए बीटी कॉटन का निर्माण किया गया। मॉन्सेंटो नाम की अमेरिकन कंपनी द्वारा ये बीज बनाया गया। उसके अपने कॉन्स भी हैं, लेकिन अभी हम प्रॉफिट बून की बात कर रहे हैं। तो उससे क्या हुआ, किसानों को बेहतर प्रोडक्ट मिलता है, फसल की हानि कम से कम होती है, किसान उस फसल को बेहतर दाम पर बेहतर प्रोडक्टिविटी के साथ मार्केट में सेल करते हैं और हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो होती है, फायदा होता है। तो ये बून हुआ, वरदान हुआ। आगे फर्दर मूव करते हैं कि ऊर्जा उत्पादन, तो जैव प्रौद्योगिकी से ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। फसलों को बेहतर तो बनाएगा, उत्पादन भी बढ़ाएगा। उसके लिए हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड फसलों का इस्तेमाल करेंगे जिससे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बेटर होगी। और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बेटर होगी, मोर एनर्जी की नीड जो हमारी बॉडी की है वो कम फसलों को खाके, कम खाद्य पदार्थों को खाके पूरी। और इसके साथ अगर जुड़े तो एक नई फील्ड का जन्म होगा, न्यूट्रास्यूटिकल, कि खाने में, न्यूट्रिशन में ही दवा। तो धीरे धीरे ये पैटर्न जो बायोटेक्नोलॉजी बून का है वो आगे बढ़े। अब जरा देखें कि कर्ज क्यों है, कि जैव प्रौद्योगिकी से हानियां क्या है, कि जैव प्रौद्योगिकी श्राप की तरह क्यों काम करेगी भाई। तो अगर देखें तो इसके पर्यावरणीय प्रभाव, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे बायोडायवर्सिटी को नुकसान। मैंने आपसे कहा कि बीटी कॉटन को बॉलवर्म से बचाना था, इससे तो बचा गए, लेकिन व्हाइट फ्लाई नेचुरल सिलेक्शन में आ गई। तो पहले किसानों ने बीटी कॉटन को बोया, बॉलवर्म से बच गए, पर नेचुरल सिलेक्शन में व्हाइट फ्लाई ने बीटी कॉटन को नुकसान पहुंचाया, तो उन्होंने पेस्टिसाइड का भी यूज किया। यानी फसल को जिस लिए बनाया गया था वो कहीं ना कहीं उस लक्ष्य से भटकती दिखी। हानियां, कर्ज, श्राप। यहां पे आप समझने का प्रयास करें कि बॉलवर्म से तो बच गए, लेकिन व्हाइट फ्लाई की चपेट में आ गया कॉटन। और अगर इस चीज को और अच्छे से आप इलैबोरेटली समझना चाहते हैं तो आप ऐप के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। वहां आपकी हर क्वेरी को बेसिक से सॉल्व किया जाएगा, एक एक चीज को, एक एक टॉपिक को बहुत बारीकी से समझाया जाएगा। अब अगर आगे चलें तो ये पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है, नेचुरल सिलेक्शन की अपनी थ्योरी को नुकसान पहुंचा रहा है, और यहां से इकोलॉजिकल सिस्टम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। स्वास्थ्य जोखिम है, कुछ उत्पादों का सेवन से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, एलर्जी हो सकती है, लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव हो सकते हैं, कोई जेनेटिक डिसीज हो सकती है, इसका भी खतरा मंडरा रहा है। जैसे हमारे यहां बीटी बैगन को अलाउंस नहीं मिली, उसको लेकर, उसके प्रभावों को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में एक संशय था, इसलिए स्वास्थ्य जोखिम भी बने हुए हैं। तो उपभोक्ता स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय है अभी भी, इसलिए भी एक अभिशाप। आर्थिक विषमताएं, यानी अगर हम देखें तो सोसाइटी में गरीब किसान भी, अमीर किसान भी। अब ये तकनीक अगर आप समझें तो गरीब किसानों के लिए चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है इससे। तो वैसे ही हम जाति व्यवस्था, डिजिटल डिस्क्रिमिनेशन से जूझ रहे हैं,
और हम लाकर एक और नई चुनौती खड़ी कर दें कि गरीब किसानों और अमीर किसान के बीच में इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन एक टेक्नोलॉजी की वजह से हो गया, तो ये नया एक अभिशाप, नया एक चैलेंज खड़ा हो जाएगा। यहां महंगी तकनीक, ठीक, और इसके लिए व्यवस्थित रिसोर्सेस की जरूरत होती है, इसलिए ये आर्थिक विषमताओं को जन्म दे सकता है, इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी ये बढ़ा सकता है सोसाइटी में, और इससे जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं रुकेगा, थमेगा। इसलिए भी ये एक अभिशाप की तरह काम करेगी। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो जैव प्रौद्योगिकी के लाभ और हानियां दोनों ही महत्वपूर्ण है और दोनों पर ही कार्य करने की आवश्यकता है। सही नीतियों के साथ इसके लाभ को अधिकतम किया जा सकता है, हानियों को न्यूनतम किया जा सकता है, और यह तकनीक जन उपयोगी तकनीक की तरह देश के विकास में अपना योगदान निभा सकती है। तो इस छोटे से टॉपिक के माध्यम से मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के टॉपिक्स कठिन नहीं, उनको क्रिस्प वे में समझने की आवश्यकता है। बहुत आसान भाषा में, सरल भाषा में आप उनका उत्तर लिख सकते हैं, बल्कि ये प्रश्न आया हुआ है। अतः अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं दोनों भाषाओं में मेंटेन करने की कोशिश करूंगा कि हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही स्टूडेंट्स बेनिफिटेड हों। और आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहीं भी दिक्कत आती है, आप हमारे ऐप पर आ सकते हैं, इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं, और चैनल पर इसी तरीके के अपडेट्स और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और आपको किसी प्रकार के प्रश्न को पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके प्रश्न भी पूछ सकते हैं। जल्द ही नए टॉपिक के साथ इसी तरीके की सीरीज चलती रहेगी और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हम भौतिक विज्ञान के साथ शुरू करेंगे, यूनिट और मेजरमेंट के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जल्दी ही अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। जुड़े रहिएगा इसी प्रकार के कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स के लिए। धन्यवाद।